Okay, Namaskaram. Let's continue our discussion on chapter number 1. So far, we have covered very basic things about the introduction of the GST. इंडिया में कब GST आया, क्या हुआ, GST के फीचर्स क्या है या ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स क्या है. तो उसमें आपको ने देखा कि वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मतलब जहां जितना वैल्यू एडिशन होगा उतने पे ही टेक्निकली टैक्स लगाया जाता है. कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, मतलब B2B सप्लाई में एक का आउटपुट टैक्स जो होता है वो सामने वाले का इनपुट टैक्स बन जाता है. एंड दैट्स द रीजन एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू इश्यू द टैक्स इनवॉइसेस या व्हाइट का बिल या पक्का बिल आप जिसको बोलते हो. कच्चे बिल पे धंधा थोड़ा कम हो गया है. जो फाइनल बर्डन होता है वो हमेशा कंज्यूमर बेयर करता है, क्योंकि कंज्यूमर इज द पर्सन जिससे जीएसटी लेना था. कैस्केडिंग इफेक्ट को हमने एलिमिनेट किया, उसका मैंने एग्जांपल दिया. यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी एक एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर. ठीक है, उसका थोड़ा डिटेल वाला बात हम लोगों ने किया था. नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पुराने सिस्टम में बहुत सारे लूप होल थे, गैप थे. अब जान ही दीजिए ना, पुरानी बातें कितनी बार करेंगे. डबल टैक्सेशन होता था, कैस्केडिंग होता था, वो सब था वहां पे. तो उन्होंने वो भी सब एक्सप्लेन करके रखा हुआ है यहाँ पे. फिर जीएसटी उन्होंने क्या बोला, जो जीएसटी है वो क्योर है. क्योर किसका? क्योर मतलब दवाई है. एग्जिस्टिंग इल्स एग्जिस्टेड इन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. तो जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जो गैप था उस जीएसटी ने भर के निकाला. तो देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, जीएसटी क्या है, द क्रूशियल पीस इन इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है ना. गवर्नमेंट क्या क्या करता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इससे बैंकिंग रूरल इंडिया में भी अभी लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हो गए जनधन के थ्रू. प्रधानमंत्री कुछ वो ना बहुत सारी योजना निकाली है, स्टार्टअप योजना, फिर कौशल्य योजना मतलब स्किल डेवलपमेंट योजना भी है. पोर्ट लेड डेवलपमेंट, सागरमाला करके एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जो इंडिया का पूरा बॉटम है ना, ऐसा वी जो नीचे रहता है, वो पूरे वी पे अलग अलग क्या होने वाले हैं, पोर्ट्स बनने वाले. सी पोर्ट, इंडिया इज गोइंग टू बी द सेंटर पॉइंट. पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमी होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो अगर समझ लीजिए ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में गुड जाते रहेंगे, तो वेसल बीच में जो हॉल्ट लेगा वो हॉल्ट इंडिया में लेना चाहिए. ठीक है ना, इंडिया में वेसल रुक के जाएगा, ऐसा सब कुछ उसका प्लान है. ई मुद्रा या मुद्रा फाइनेंसिंग वगैरह वो सब निकाला था. स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कुछ इनकम्प्लीट है विदाउट जीएसटी. तो जीएसटी ने क्या किया, क्रिएटिंग वन इकोनॉमी. पूरा वर्ल्ड अभी पूरा अपना देश क्या बन चुका है, वन इकोनॉमी. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ज्यादा उसने बढ़ावा लाया है. लोग इंडिया में आ रहे हैं अभी बिजनेस करने, क्योंकि पहले बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट था. इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह सब उन्होंने यहाँ पे एडवांटेज लिखे हुए. अब हम मेनली बात करना चाहते हैं फ्रेमवर्क के बारे में. इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होने वाला है. फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसे है हमारे देश में. तो उसमें का सबसे पहला पॉइंट है ड्यूअल जीएसटी है. हमारे यहाँ पे सिंगल जीएसटी है कि ड्यूअल जीएसटी है? ड्यूअल. ड्यूअल मतलब दो ना. आप जब यहाँ पे महाराष्ट्र में सप्लाई करते हैं, तो ये इंडिया ये महाराष्ट्र है, आपने जब महाराष्ट्र में सप्लाई किया तो आपको दो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग नहीं है ना, आप ही की तो है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप ही की है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी आप ही की है. आपको दोनों गवर्नमेंट आपके लिए खर्चा कर रही है, दोनों गवर्नमेंट आपके लिए फैसिलिटीज बना रही है, तो आपको टैक्स भी दो गवर्नमेंट को देना होता है. इनकम टैक्स का वैसा नहीं है. इनकम टैक्स खाली कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. कस्टम्स भी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन जीएसटी जो है वो दोनों गवर्नमेंट आपकी लेती है. ठीक है, तो डुअल जीएसटी हमारे देश में है. डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है सर, तो सीजीएसटी और एचजीएसटी का कॉम्बिनेशन तभी लगता है जब विद इन द स्टेट सप्लाई होता है. विद इन द यूटी सप्लाई होता है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है. और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक यूटी से दूसरे यूटी में, या यूटी से स्टेट में, स्टेट से यूटी में. समझ में आ रहा है? ऐसे चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना. एक तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में जाएगा गुड्स, या यूनियन टेरिटरी से स्टेट में जाएगा, या स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जाएगा. और एक होता है या तो इंडिया से बाहर जाएगा आउटसाइड, या आउटसाइड इंडिया से इंडिया आएगा. इन सारे केसेस में आईजीएसटी लगता है. इन सारे केसेस में क्या लगता है, आईजीएसटी. तो चलो अभी फटाफट अपन उसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, हमारे यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली मतलब सेम सप्लाई पे ही दोनों जीएसटी का लेवी हो जाता है. 99% आधा आधा लगाते हैं लेकिन. ठीक है ना. फिर वो सीजीएसटी एचजीएसटी कब होता है वो सब यहाँ पे मैंने लिखा है. एग्जांपल देखो, मुंबई से पुणे का अगर गुड्स जा रहा है, मुंबई से गुड्स कहाँ जा रहा है, पुणे, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी. अभी एस मतलब हम लोग यहाँ पे एस बोलते हैं क्योंकि हम 28 स्टेट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है ना. लेकिन कौन सी स्टेट की वो भी आपको पता होनी चाहिए. ये कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ,
महाराष्ट्र में होता तो ये जो है ना वो MGST लगेगा, महाराष्ट्र GST लगेगा। ओके, अगर ये सूरत से अहमदाबाद जाता तो गुजरात का GST लगता। हाँ, अपने संकेश्वर से अगर बैंगलोर जाता तो कर्नाटका का GST लगता। ओके, फिर मुंबई टू गुजरात, ये दो अलग अलग सिटी है। गुजरात में मतलब सूरत वगैरह पकड़ लीजिए, तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो क्या लगेगा, IGST। महाराष्ट्र टू क्लैड, क्लैड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्लैड आता है, उसका अभी फुल फॉर्म ऐसा हो, CLAAD हो गया। तो क्या होता है वहां पे, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन, दमन दीव, वो क्या है, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, ऐसा है, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, और अभी लद्दाख, ठीक है ना। तो इसमें पहले डबल डी था, तो अभी इसमें डबल एल आता है नए इसमें, अभी ऐसा बनता है, ठीक है ना। चंडीगढ़ याद रखो, चंडीगढ़ है, दूसरा एल क्या है, लक्षद्वीप, फिर क्या है, लद्दाख, लद्दाख अभी यूटी बनी है ना। फिर ए क्या है, मैंने बताया अंडमान निकोबार, और डी में दादरा नगर हवेली, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, वो आगे आएगा, आगे बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो। इनको हम क्या बोलते हैं, यूटी बोलते हैं, लॉन्ग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेट्स नहीं है, इनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, महाराष्ट्र से यूटी में जा रहा है, महाराष्ट्र से कहां पे जा रहा है, यूटी में, तो क्या लगेगा, IGST लगेगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार से चंडीगढ़ में जा रहा है, ये भी यूटी है, ये भी यूटी है, बाजू वाली में, तो क्या लगेगा, वन यूटी टू अनदर यूटी जा रहा है, तो IGST लगेगा। समझ में आ रहा है। अंडमान से अंडमान में गया तो CGST और HGST नहीं बोल सकते ना अभी आप, क्यों, क्योंकि अंडमान क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या लगेगा, UTGST लगेगा। और इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, या दुबई से इंडिया में आएगा, या कोई भी बाहर के देश से अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं, इसको यहाँ पे क्या लिखना था, कस्टम ड्यूटी प्लस IGST लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, खास करके इंपोर्ट के ऊपर क्या लगता है, समझ में आ रहा है। तो विद इन द स्टेट होगा तो C के साथ S लगेगा ना, विद इन द यूटी होगा तो C के साथ यूटी लगेगा, ये तो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। और एक स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूटी टू अनदर यूटी, यूटी टू स्टेट, स्टेट टू यूटी, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, इन केस में क्या लगता है, IGST। इतना समझ में आया आपको, बस ये सेकेंड फ्रेमवर्क आपको समझना है कि कहाँ पे CGST HGST लगता है। चलो आगे चलता हूँ, यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया हुआ है, ये देखिए, स्टेट 1 से माल कहाँ पे गया, स्टेट 2 में, मतलब स्टेट चेंज हो गया ना, स्टेट, इसी स्टेट के अंदर, इसी स्टेट में से माल इसी स्टेट में गया, ऐसे इसी स्टेट में गया, तो क्या लगा होगा, CGST HGST। स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, तो यहाँ पे क्या लगा, और इस स्टेट में चालू होके इसी स्टेट में अगर सप्लाई खत्म हुआ, तो स्टेट 2 का लगेगा ना फिर CGST और HGST। तो ये महाराष्ट्र होगा, तो यहाँ पे MGST लगा होगा, और यहाँ पे GGST लगा होगा। ओके, अब स्टेट 2 से यूनियन टेरिटरी में गया, स्टेट 2 से कहां पे चला गया, यूनियन टेरिटरी में, तो क्या लगेगा बीच में, IGST लगेगा। और यूटी से यूटी में गया तो CGST प्लस UTGST, और UTGST से फॉरेन कंट्री में चला गया तो IGST। ओके, तो इस मैप से भी वो चलता है। अब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब क्या, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब कितने लॉ पढ़ने पड़ते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि GST पढ़ना मतलब एक ही कानून पढ़ना, GST पढ़ना मतलब कितने कानून पढ़ना, एक ही, ऐसा नहीं है। पहले तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए, बाद में ये सब बुक आपके पास होगी, आप ऐसा मत सोचो कि लिख लेता हूँ फटाफट में तो ये चला, किधर नहीं जा रहा है, ये बुक हमारे पास है, ठीक है। आप पहले ध्यान दो इसके पढ़ने के ऊपर। तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं, इनका कोई विधानसभा नहीं है, मतलब इनके लिए कोई लॉ नहीं बना सकता। तो इनके लिए लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ऐसे कौन सी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, तो मैंने बताया अभी आपको, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ना, लद्दाख, ये नई यूनियन टेरिटरी बनी, ठीक है ना। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। तो इसको हम क्या बोल के याद रखेंगे, CLLAD, क्लैड करके याद रखेंगे ना। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, एक से आता है अंडमान निकोबार, और डी से वो 4, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। समझ में आ रहा है ना, ये सब आ गए उसमें। ओके,
ईच स्टेट में क्या, इन यूटीज में क्या लगता है, इनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, तो उनके अंदर क्या लगता है, यूटी का लॉ, यूटी जीएसटी, ओके। और फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज है, कुछ क्या है, यूनियन टेरिटरीज है जिनका लेजिस्लेचर है, विथ लेजिस्लेचर, विथ लेजिस्लेचर मतलब उनका, जैसे अपना ये है विधानसभा, वैसे उनकी विधानसभा है, मतलब बड़ी है वो यूनियन टेरिटरी है लेकिन वो एज गुड एज स्टेट है, स्टेट जैसी यूटी है। तो उसमें कौन कौन आता है, दिल्ली, दिल्ली बड़ी चीज है कि नहीं, दिल्ली को एज गुड एज आप स्टेट ही मानते हो, जबकि वो लीगली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो क्या है, यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसकी अपनी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे। वैसे ही जम्मू कश्मीर भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अभी जम्मू कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, अभी क्या है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना खुद का लॉ बनाने वाली बॉडी है, लेजिस्लेचर्स है उसके। तो वहां पे, और पुडुचेरी, पुडुचेरी करके एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पे भी अपनी गवर्नमेंट बनाने का पावर है। तो हमारे पास आज देश में स्टेट्स कितनी है, तो 28 स्टेट्स है, कितनी है, 28 स्टेट्स है, प्लस 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनको हम स्टेट्स मानते हैं। मैंने क्या बोला, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनको हम क्या मानते हैं, स्टेट। तो दिल्ली के, दिल्ली में माल जाएगा अगर, तो वैसे तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्योंकि हमारे लिए वो क्या है, स्टेट है, उसका खुद का लॉ बना हुआ है। दिल्ली जीएसटी एक लॉ है, पुडुचेरी जीएसटी एक लॉ है, जम्मू कश्मीर जीएसटी एक लॉ है, तो जेएनके का जीएसटी लगेगा, ओके, समझा आपको। हाँ, तो हमारे पास कितने लॉ हो गए बताओ, स्टेट के कितने लॉ हो गए, 28 ओरिजिनल स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरी, इनको स्टेट माना जाता है, तो स्टेट के ही लॉ, एसजीएसटी कितने लॉ है इंडिया में, 31, सीजीएसटी तो एक ही रहेगा ना, और यूटी जीएसटी, यूटी कितनी है हमारे पास, 5, तो यूटी के लॉ कितने होंगे, 5 नहीं, एक ही है ना, नालायक लोग, वरना खुद का लॉ नहीं बना सकते ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लॉ बनाती है। अगर उनको लॉ बनाने का पावर होता तो दिल्ली, पुडुचेरी और उन्हें फर्क क्या होता। तो हमारे पास देश में सीजीएसटी एक्ट कितने हैं, सीजीएसटी का एक ही एक्ट है। एसजीएसटी के एक्ट कितने हैं, 31, 28 प्लस 3, ओके। यूटी जीएसटी कितने एक्ट होंगे, एक ही है, 5 है, लेकिन यूटी 5 है लेकिन उनका लॉ एक ही है, समझ में आ रहा है। और आईजीएसटी का एक्ट कितना होगा, एक ही होगा ना आईजीएसटी का एक्ट, ये समझ में आ रहा है आपको। तो एक सीजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ता है, एक आईजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ता है, एक यूटीजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ता है, और 31 आपको स्टेट के लॉ पढ़ने पड़ते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना 101, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पढ़ना पड़ता है। और एक एक्ट है कॉम्पेंसेशन सेस, कॉम्पेंसेशन सेस, वो एक एक्ट पढ़ना पड़ता है। इतने एक्ट जब आप पढ़ते हो तब आपको जीएसटी समझना चालू होता है। तो जीएसटी बोलने के लिए तो वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन इतने सारे एक्ट पढ़ने होते हैं। डर लग रहा है कि नहीं, इतने एक्ट पढ़ने अपने को टोटल में, तो पढ़ने की इतना टेंशन जरूरत लेने की नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी और ये जो एक्ट है ना, ये दोनों का प्रोविजन सेम ही है। मतलब हम जब सीजीएसटी पढ़ लेते हैं तो सीजीएसटी पढ़ने के बाद बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 9% अगर सीजीएसटी होगा तो एसपी कितना ही होगा, 9 ही होगा। अगर एक प्रोडक्ट, अगर देखना कौन, अगर एक आध प्रोडक्ट अगर सीजीएसटी में एग्जम्प्ट है तो उस स्टेट में भी क्या होगा, एग्जम्प्ट ही होगा। दोनों दोनों जगह पे वो एग्जम्प्ट ही होगा ना, समझ में आ रहा है। अगर मेरे यहाँ पे एग्जम्प्ट है, अरे सेंट्रल ने अगर एग्जाम किया तो स्टेट ने भी एग्जाम करना चाहिए। ऐसा कैसा होगा, सेंट्रल का 9% एग्जाम तो स्टेट 9% लगा रहा है, तो एग्जामेशन भी आया रहेगा, तो दोनों जगह पे आया रहेगा। तो मुझे बताना क्या है, सी इज इक्वल टू एस होता है। मतलब जब आप सीजीएसटी पढ़ लेते हो तो एज गुड एज आप 31 और लॉ पढ़ते हो, समझ में आ रहा है आपको। तो ये 31 हमको अलग से नहीं पढ़ने होते, जो सी में लिखा हुआ है वही एस में भी लिखा हुआ है। खाली जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा वहां पे एस में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट। और अलग अलग स्टेट ने अपना अपना नाम लिया होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नाम लिखा होगा, गुजरात में गुजरात का, लेकिन अपने को अलग से लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क। कितने लॉ पढ़ने, समझ में आया आपको। तो ये मेरे चार्ट में जब साइली मैडम आपको ये अमेंडमेंट करके देगी तो आपको ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क समझ में आएगा। लेजिस्लेटिव मतलब कितने लॉ पढ़ने होते हैं, कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में मैं तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, कितने लॉ। तो पहले, सबसे पहला तो कौन सा लॉ पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये एक ही एक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब क्या, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या वन यूटी टू अनदर यूटी, या वन स्टेट टू यूटी। ये जब होता है तो कौन सा, या इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, यहाँ पे क्या लगता है, आईजीएसटी एक्ट लगता है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट में भी मैंने क्या बताया, अभी स्टेट कितनी है हमारे पास, 28 स्टेट्स हो गई। 28 स्टेट, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड
पौंडीचेरी या पुडुचेरी, इसमें इधर उसका स्पेलिंग क्या है, पुडुचेरी, तो मैं पुडुचेरी बोलूंगा, अपन लोग उसको पौंडीचेरी बोलते हैं, लेकिन पुडुचेरी इसके हिसाब से। जैसे बेंगलुरु है अभी, लेकिन हम बोलने के टाइम पे क्या बोलते हैं, बैंगलोर, ठीक है ना, लेकिन उसका एक्चुअली नाम अभी लीगल नाम क्या है, बेंगलुरु, ठीक है ना। तो ये इनका लेजिस्लेटिव है, मतलब इनकी लॉ मेकिंग है, तो इनके लॉ बने होंगे। तो यहाँ पे कितने लॉ हो गए, 28, 29, 30, 31 लॉ यहाँ पे हो गए। इधर अगर सप्लाई होगा तो पहला तो क्या लगेगा, सीजीएसटी, और उसके बाद उस स्टेट का जीएसटी। तो दिल्ली में माल गया होगा तो दिल्ली का जीएसटी लगेगा, गुजरात का होगा गुजरात का, कर्नाटक का, तमिलनाडु केरला का, समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश का होगा तो मध्य प्रदेश का। और क्लैड का भी स्पेलिंग अपना चेंज हो गया, CLLAD, ठीक है ना। तो क्या है उसका, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये डी में 4 आ जाते हैं, दादरा नगर हवेली, ठीक है ना, एंड दमन एंड दीव। तो उसमें क्या लगता है, उनका खुद का लॉ बनाने का पावर नहीं है उनके पास, उनके एमएलए वगैरह नहीं होते, उनके स्टेट इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि उनका स्टेट इतना सा आइलैंड जैसा है, ठीक है ना। तो उसमें लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा लॉ बनाया, यूटीजीएसटी। ये समझ में आया आपको, पक्का। ये लिस्ट यहाँ पे लिखी गई है। अब ये डबल डी पहले था ना, ये इसका एक ही डी बन गया, ठीक है ना। और ये लद्दाख का एक अलग से एल डालना पड़ा हमको, ओके। चलो आगे। अभी आप कोई भी गुड्स अगर देखते हो आप, यहाँ पे जाओ, पुनीत सर के यहाँ पे जाओ। अभी पुनीत सर का एक यहाँ पे मैसेज आया, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। कोई एक कंपनी है जो सॉफ्ट सर्व मिक्स करके प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ठीक है ना। तो उन कंपनीज को डाउट क्या आया, देखो एक बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी, दुबई बेस्ड कंपनी है, जो पुनीत सर को डाउट पूछ रही है कि HSN कोड जो है इस प्रोडक्ट का, कोई कोई लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, 04, देखो 04004900, ठीक है ना, ये एक HSN कोड है। 04029990, ठीक है ना, इज बीइंग यूज्ड बाय फ्यू कॉम्पिटिटर, जहां पे रेट कितना है, 5% का है। एंड फ्यू आर यूजिंग 2202929930, विच अट्रैक्ट 12%। और कुछ लोग क्या यूज कर रहे हैं, 2109099, विच अट्रैक्ट 18%। मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है, और सिमिलर प्रोडक्ट में मार्केट में कंफ्यूजन है। कुछ लोग 5% का HSN यूज कर रहे हैं, कुछ लोग 12% का, और कुछ लोग 18% का। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली गाइड अस इन द मैटर एंड सजेस्ट द सुटेबल HSN। तो ऐसी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पुनीत सर को पूछ रही है। पुनीत सर ने मुझे भेजा, मैंने पूछा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट दिस। तो उन्होंने प्रोडक्ट का जो इन्वेंशन हुआ है, कोई एक प्रोटीन पाउडर है, उसका जो इन्वेंशन हुआ है, उसका जो कंपोजिशन है वो दिया। तो फिर मैंने उसको देख के फिर ये नंबर ढूंढने चालू किए। तो मैंने जब ये नंबर ढूंढा 210210699099, तो उसका नाम क्या निकला, फूड प्रिपरेशन, नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और नॉट इंक्लूडेड। मतलब जनरल कैटेगरी निकल गई फूड के आइटम की है, ठीक है। अब इस HSN का नंबर क्या होता है बताइए मुझे, कहां से पता चलेगा, अगर मैं ये कॉपी करूं और अगर मैं ये गूगल में पेस्ट कर दूं, ठीक है ना। तो जीएसटी का रेट निकल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेट कितना टका इसका, 18% है इस HSN का। मतलब HSN होता क्या है, मुझे आपको वो समझाना है। HSN होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। HSN का फुल फॉर्म क्या है पहले तो, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर निकाला क्यों गया, क्यों लाया गया, तो मुझे बताइए। अगर मैंने आपको डिक्शनरी दी, और आपने कभी बचपन में गेम खेला है क्या, कि कोई भी वर्ड बोलेगा कोई आपका सामने वाला पार्टी, आपको वर्ड ढूंढ के देना है डिक्शनरी में। तो मैंने आपको बोला प्लीज फाइंड ऑरेंज, तो कितना टाइम लगेगा आपको ढूंढने के लिए ऑरेंज। डिक्शनरी दिया, और डिक्शनरी में, डिक्शनरी बहुत मोटा दिया, इतना बड़ा डिक्शनरी दिया आपको, और बोला ऑरेंज ढूंढ के दिखाओ इसमें, तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे ऑरेंज ढूंढने के लिए। आधे मिनट से 1 मिनट लगेगा। अरे आधे 1 मिनट में पहुंच जाओगे ना, पहले आप ओ पे चले जाओगे, फिर ओ के बाद ओ
ओ के बाद ए, सेकेंड लेटर क्या होगा, ABCD से चालू होगा ना। अब ऑरेंज में सेकेंड वर्ड क्या आता है, आर। तो आपको पता है कि अभी आर बहुत आगे है, तो आप चले जाओगे, आगे जाओ, चले जाओगे, और वहां पे कहीं पे तो आपको टॉप में मिल जाएगा ऑरेंज। तो आपको दो वर्ड ढूंढने, खाली ओ एंड आर, फिर ऑरेंज उधर मिलना ही है। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने आपको डिक्शनरी दी, इतनी मोटी डिक्शनरी दी, और वो डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी नहीं गई है। पहला ही वर्ड आपको जेबरा दिख रहा है, दूसरा बटरफ्लाई दिख रहा है, तीसरा कोकोनट दिख रहा है। मतलब कोई ऑर्डर, जैसा मुझको शब्द मिलते गए मैंने लिखते गया, ऐसे डिक्शनरी दी, अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं है। अब कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आप समझिए कि जब 1974 या 1970s के पहले हमारे इंडिया में टैक्स रेट ढूंढने का हालत वो था। गवर्नमेंट को प्रोडक्ट मिलते गए, उन्होंने उसका रेट लिखते गए, लिखते गए। तो आज पेन मिल गया तो आज पेन का रेट डिफाइन किया, कल पेंसिल का किया, फिर मोबाइल का किया, फिर जूते का किया। मतलब कोई लॉजिकल अरेंजमेंट है ही नहीं, बस लिखते गए, लिखते गए, हाँ इसके ऊपर इतना टैक्स का रेट। और वो बुक बन गई इतनी मोटी, एक्साइज था तभी, कस्टम था, ठीक है ना, बहुत मोटी बुक बुक बन गई। कभी तो हुआ रहेगा, 100-150 साल पहले शुरुआत हुआ ही रहेगा ना टैक्स का, कभी ना कभी तो शुरुआत हुई, तभी ऐसी ही हुई होगी। तभी तो उन्हें क्या लोगों को पता चला होगा कि नहीं नहीं HSN बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। लोगों को गुड्स, गवर्नमेंट को गुड्स मिलते गए, गवर्नमेंट ने लिखती गई। बाद में ऐसा पता चला कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करता, जैसे मैं अगर कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाला हूं, तो मुझे कंसल्टेंट अपॉइंट करने पड़ते थे ये ढूंढने के लिए कि कैलकुलेटर के ऊपर टैक्स का रेट कितना है। और वो कंसल्टेंट फिर 1-1.5 महीने का टाइम लेता था, बोलता था कि सर बहुत टाइम लगेगा, बहुत मोटी बुक है, ढूंढना पड़ेगा कैलकुलेटर 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 कैलकुलेटर। हाँ, और तब तक अगर किसी ने बुला लिया, तुम टॉप से बॉटम तक आ ही गए थे पेज के, ध्यान इधर उधर भटक गया, फिर से टॉप से चालू करना है कैलकुलेटर कैलकुलेटर। कितना तक, और कंप्यूटर नहीं था, आप ये नहीं बोल सकते अरे सर क्या कंट्रोल फाइंड मार दो, कंप्यूटर था ही नहीं, फिजिकली ढूंढना था, कितना डिफिकल्ट होता होगा। तो वो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि इसको कम से कम चैप्टर्स बना के डाल दो। क्या बना के डाल दो, तो पहला जो कोड निकला वो 2 डिजिट का निकला, चैप्टर। मतलब गारमेंट जो होंगे वो एक चैप्टर में आएंगे, स्टील प्रोडक्ट जो होंगे वो एक प्रोडक्ट में आएंगे, टी कॉफी बेवरेजेस जो होते हैं वो एक चैप्टर, चैप्टर बना दिया गवर्नमेंट ने। मतलब एक जगह पे लिखो, उस टाइप के जो सारे आइटम रहेंगे वो कम से कम, अभी 25 चैप्टर में नहीं जाके नहीं ढूंढना है, एक चैप्टर में जाके ढूंढना है। समझ में आ रहा है। फिर किसी ने बोला टी कॉफी का तुमने एक चैप्टर तो बना दिया, लेकिन टी भी उधर लिखोगे, कॉफी भी उधर लिखोगे, 50 टाइप का तुम्हारा टी है, 50 टाइप का कॉफी है, कहाँ ढूंढेगा। तो उसने बोला अंदर आने के बाद टी का अलग, कॉफी का अलग, उसको हेडिंग बोल दिया उन्होंने। तो पहले 2 डिजिट, 8 डिजिट का होता है यूजुअली है, कितने डिजिट का होता है जरूरी नहीं, लेकिन यूजुअली कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट ना। ये दिख रहा है आपको, पहले दो दो। तो 2106 में 21 क्या है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबर है, और 06 क्या है, हेडिंग है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। तो उसके आगे 90 क्या है, सब हेडिंग है। 90 क्या है, और 99 क्या है, सब सब हेडिंग है। समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन। तो टैक्स का रेट 8 डिजिट पे लिखा गया, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक। अभी ढूंढना क्या हो गया हमारे लिए आसान। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो GST का जो लिस्ट है वो कैसे दिखता है, ठीक है ना। मैंने पुनीत सर के साथ शेयर किया था, ये दिख रहा है आपको HSN, यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन किया, ये सारे प्रोडक्ट का HSN है। पता नहीं प्रोटेक्टेड व्यू ओपन हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 01 क्या चैप्टर है, उसमें क्या है, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट ना। उसमें 0101 क्या बन गया, हेडिंग बन गया, और उसमें आगे ये चालू हो गया। तो हमें अभी, मेरे लिए अभी इजी क्या हो गया, आप कोई भी प्रोडक्ट बोलो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा। जैसे आपने आइसक्रीम बोला तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइसक्रीम ढूंढूंगा ना, आइस ढूंढा तो आइस दे रहा है, ठीक है। अब आइसक्रीम का मुझे हेडिंग मिल गया 2105, और फिर आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, ठीक है। तो ऐसा उसमें आ गया। दूसरा कोई प्रोडक्ट आपको आ रहा है, कोई भी, जैसे मोबाइल अगर ढूंढना है अपने को,
सर्च कर रहा है, शायद बहुत बड़ी हेडिंग है। तो ऐसे अलग अलग ये सब क्या है देखो, बहुत ज्यादा इसमें है। ये क्या है, सारे हेडिंग्स है। ये HSN कोड है। HSN कोड जो होते हैं ना वो गुड्स के होते हैं। कौन से किसके होते हैं? गुड्स के। तो सर्विस का क्या होता है फिर सर? तो सर्विस अकाउंट कोड होता है। सर्विस का क्या होता है? सर्विस अकाउंट, SAC कोड बोला जाता है। HSN जैसा ही होता है। तो उसका चैप्टर हेडिंग क्या बना दिया उन्होंने? 99। तो सर्विस जब भी होगी तो सर्विस का स्टार्टिंग कहां से होगा? 99 से होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 9954 में क्या है? कंस्ट्रक्शन सर्विस है। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बहुत सारी उन्होंने डाल दी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सर्विस लेके, कॉन्क्रीट सर्विस, स्ट्रक्चर। तो ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 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 सारा चला गया। फिर यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गई, सर्विस इन रिटेल ट्रेड, ठीक है। फिर ये होटल वगैरह का हो गया, रूम का हो गया, कैंप साइट प्रोवाइड करना, रिक्रिएशनल वैकेशन कैंप, होटल इंडस्ट्री का चालू है। यहाँ पे फूड का चालू हो गया, केटरिंग। ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये देखो हेडिंग चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये 4 डिजिट का होता है, फिर डिजिट बढ़ जाता है। 4 डिजिट पे हेडिंग चेंज हो जा रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। फिर से 4 डिजिट पकड़ लेता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट। फिर 4 डिजिट कहाँ पे आ रहा है? रेंटिंग, रेंटल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। समझ में आ रहा है आपको? तो ये उसके अंदर फिर बाइफर्केशन है उनका। ओके, फिर 9967 सपोर्ट सर्विस इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे चलते गया। पोस्टल कुरियर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि HSN और SSC में क्या फर्क है? SSC किसका होता है? सर्विस अकाउंट कोड। और HSN का फुल फॉर्म क्या? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम, नाम से प्रोडक्ट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट आपने मुझको दिया है, वो अगर आपको मुझे एग्जैक्टली बताना है तो उसका मुझे क्या बताना पड़ेगा? कोड। नंबर तो नंबर में कंफ्यूजन नहीं हो सकता ना। मेरे यहाँ पे मैं इसको मार्कर बोलता हूँ, आप इंक पेन बोलते हो। हम दोनों के वर्ड में फर्क आ सकता है, वर्डिंग में, लेकिन नंबर में फर्क आएगा क्या? मैं बोलूंगा ये 0809 है तो आपको भी वही समझेगा जो मैंने बोला। तो इसलिए नंबर ज्यादा अच्छे होते हैं ना। नाम धोखा दे देता है, मेरा नाम ही देख लो, राम है। नाम से इंसान को जज मत करो, वैसे नाम से प्रोडक्ट को जज मत करो कि क्या रेट का होगा। किसे जज करना है? उसके HSN कोड से। इसलिए आप जब अभी रिटर्न भरते हो, हाँ R1 भरते हो, तो आपको क्या मांगता है डिपार्टमेंट? HSN समरी चाहिए हमको। क्या आपने क्या प्रोडक्ट सेल किए हुए है उसकी हमें क्या दे दो, आप समरी दे दो, उसको HSN बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखो चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। पान मसाला का ये मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे। ओके, इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये लैटिन फ्रेज होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ है, ये सब इंटरनेशनल है। यूनाइटेड नेशंस ने इन्वेंट किया है, मतलब उसमें इंडिया भी है, लेकिन खाली इंडिया ने नहीं किया। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और फिर सबने यूज किया, ठीक है ना। तो ये बुक में कहाँ पे लिखा है सर? तो ये देखिए यहाँ पे, ये सारे पॉइंट जो मुद्दे में बता रहा हूँ सब इधर के है, बुक में है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता। क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और ये जो है ना, ये कहाँ से आया? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से। मतलब इंडिया ने पहली बार जब क्लासिफिकेशन उठाया लॉजिकल नंबर में, वो कब किया था? 1975। मतलब 1975 के बाद जिंदगी आसान हो गई, उसके पहले जिंदगी हेल थी। ये गुड्स अगर ढूंढना होता था तो समझो 1-1 महीने का टाइम लग जाएगा। और सर्विस का क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC। गुड्स को क्या बोलते हैं? HSN। HSN का फुल फॉर्म क्या? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मतलब क्या? सिस्टमैटिक। हार्मोनी मतलब समझता है ना, पेटी सारे गा मा बजा दो तो कैसे बजता है? सुर में बजता है ना। तो अब ये सुर में है, लॉजिकल अरेंजमेंट में। पहले लॉजिकल, पहले अनहार्मोनाइज था, अब ये क्या हो चुका है? हार्मोनाइज हो चुका है, ठीक है। ओके, आगे चलूं। अब आप देख सकते हो कि GST लॉ इतना भी आसान नहीं है। GST लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप कर भी रहे हो बहुत सारे लोगों का काम, लेकिन मुझे बताइए ना, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ अगर आपने बोला सब लोग फॉलो करेंगे, मतलब क्या? कॉम्प्लिकेटेड लॉ मतलब क्या? वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप चुपचाप अकाउंटिंग करोगे, अच्छा कंसल्टेंट अपॉइंट करोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन महीने में आपको लगभग 3 रिटर्न का ध्यान देना पड़ता है ना। अभी अपनी CA फर्म में देखो, आर्टिकल्स लोगों की जिंदगी खराब है। 7 तारीख को ड्यू डेट आ जाती है TDS की ना, 11 तारीख को ड्यू डेट आ जाती है R1 की ना, 13 तारीख तक ड्यू डेट आ जाती है QRMP की,
QRMP करके कुछ होता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जीएसटी वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी रिटर्न ड्यू डेट आ जाती है 15 तारीख तक। अच्छा 14 को क्या जनरेट होना चालू हो जाता है, टू बी जनरेट हो जाता है, तो उसका रिकंसिलेशन चालू हो जाता है। 15 तारीख को अलग अलग ड्यू डेट आती है, क्या क्या ड्यू डेट 15 तारीख को, PF, PT, ESIC वो सब आप भरते हो, लेबर लॉ का। और अगर ये क्वार्टर एंड होगा, मतलब अप्रैल में जून वाला होगा, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स का, वो सब भी है, ठीक है ना। बीच बीच में TDS की रिटर्न फाइलिंग की डेट भी जा रही है 31 पे, TDS TCS के रिटर्न भी भरने हैं। फिर 18 तारीख आती है, 18 तारीख को कंपोजिशन वाला पेमेंट करता है, ये कंपोजिशन वाले रहते हैं कुछ, उनका भी बात करेंगे अभी हम, क्वार्टरली होता है उनका पेमेंट, होता है क्वार्टरली पेमेंट होता है। 20 तारीख को तो 3 भी भरना है आपको, हाँ। फिर 22 तारीख तक आपको QRMP वालों का भरना है, 3 भी भरना है। फिर मंथ एंड पे कुछ ड्यू डेट्स आ जाती है, मतलब पूरा महीना खा लिया ना उन्होंने, हर हफ्ते में एक एक दो दो ड्यू डेट आ रही है। और अभी इसमें मैंने कॉर्पोरेट लॉ के कंप्लायंस अभी ऐड नहीं किए, खाली टैक्स का लॉ ही अगर आप फॉलो करते रहोगे तभी भी मर जाओगे, ठीक है। तो ये GST का ही अगर आप बात करोगे, खाली GST कंप्लायंस की, GSTR, तो महीने में 3 रिटर्न देखने हैं आपको, R1, 2B, 3B, मतलब साल के कितने हो गए 36। और फिर ईयर एंड में आपको 99C भी भरना है, 99C, ये 2 रिटर्न और जाने हैं। मतलब इतने रिटर्न तो खाली किसके भरने हैं, GST के भरने। ये कंप्लायंस आसान है, हर शॉपकीपर को लगा दोगे मर नहीं जाएगा वो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम जो छोटे लोग होते हो, याद रखो छोटू, स्मॉल, ठीक है ना, या प्यार से हमको क्या बोलेंगे, छोटू ट्रेडर ना, ये छोटू बिजनेसमैन जो होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव स्कीम निकाला, बोला तुम डिटेल वाला लॉ मत फॉलो करो, तुमसे ना हो पाए, ठीक है ना, तुम एक सिंपल लॉ फॉलो करो, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, कंपोजिशन। क्या नाम दिया, कंपोजिशन। तो जो रेगुलर स्कीम होती है वो सेक्शन 9 के थ्रू रन होती है, GST के सेक्शन 9 के, जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं ना, उनको कौन सा सेक्शन लगता है, रेगुलर, सेक्शन 9 वाले होते हैं वो, ठीक है ना, इसको हम रेगुलर बोलते हैं। जो कंपोजिशन वाले होते हैं उनको सेक्शन 10 लगता है। मुझे बताइए, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम अलग अलग रहेगी कि सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी ना। कंपोजिशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी कि नॉर्मल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड कौन सी रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड मतलब ज्यादा कंप्लायंस कहां पे रहेंगे, ये ज्यादा कंप्लायंस रेगुलर में रहेंगे ना, रे नालायक लोग। कंपोजिशन में कम कंप्लायंस ना, बड़ा असेसी कौन है इन दोनों में, रेगुलर वाला असेसी, बड़े असेसी होते हैं, ये कौन होते हैं, बड़े असेसी, ये कौन होते हैं, छोटू असेसी। तो छोटू असेसी को ज्यादा परेशान करोगे कि बड़े असेसी को परेशान करोगे, बड़े को परेशान करोगे, छोटू को आपको कम से कम कंप्लायंस देना है ना। अरे छोटा असेसी अगर CA की फॉर्म में अगर महीने में 3 बार आके अगर इधर बैठने लगा, तो CA हर बार उसको चार्ज करेगा, CA की फी भर भर के ही मर जाएगा ये। तो इसलिए कंपोजिशन स्कीम वालों के, पहले तो कंपोजिशन स्कीम का जो इंटेंशन था वो बहुत अच्छा था, मैं आपको बता देता हूँ, छोटे लोगों को कम से कम कंप्लायंस में काम कराना है, कि कंपोजिशन का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन कंपोजिशन स्कीम उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखी कि इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान है। मतलब एक तो मैंने क्या बताया, पेमेंट हम GST का पेमेंट रेगुलर वाला कैसे करता है, रेगुलर और कंपोजिशन, रेगुलर वाला कैसे करता है, मंथली, पैसा गवर्नमेंट को महीने महीने देना होता है ना, ये क्वार्टरली देता है, मतलब 3 महीने पैसे यूज करने मिलते हैं कि नहीं गवर्नमेंट के, हेलो, जो गवर्नमेंट को देना था पैसा, नॉर्मल वाले हर महीने दे रहे हैं, ये 3 महीने में एक बार दे रहा है, तो 3 महीने तो पैसे यूज कर लिया उसने, वर्किंग कैपिटल उसके पास पड़ा रहा गवर्नमेंट का पैसा, तो एक बेनिफिट ये ले लिया। नॉर्मल वाले लोग जो है वो रिटर्न जो R1 वगैरह बोलते हो, वो महीने मंथली फाइल करते हैं, ये साल में एक करता है, एनुअली, पूरे साल में एक, अप्रैल में करता है, अप्रैल टू मार्च का अगले अप्रैल में करता है, तो रिटर्न का काम आसान हो गया। हेलो, तो मेन 2 बेनिफिट समझ में आया आपको। लेकिन लॉस क्या है सर, लॉस ये ITC ले भी पाता है और ये ITC दे भी पाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रेगुलर वाला बंदा है ना, इसको ITC मिलेगा भी और ये आगे ITC पास ऑन भी करेगा, और जो कंपोजिशन वाला है उसको ना ITC मिलता है ना ITC वो दे पाता है, ना ही वो ITC अवेल कर पाएगा
ना ही वो आईटीसी पास ऑन कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये हमेशा रोते रहता है, मैं क्रेडिट ले पाऊंगा, ना मैं क्रेडिट दे पाऊंगा। तो मुझे बताओ, अगर दो दुकान होंगे, अगर 2 दुकान होंगे, आप दोनों दुकान में गुड्स आपको 100 रुपीज का ही मिलता है, लेकिन ये रेगुलर स्कीम में तो ये 18% जीएसटी लगाएगा, और ये कंपोजिशन में ये खाली 1% जीएसटी लगाएगा। आप प्रोडक्ट कहाँ से लोगे आप सब लोग? क्योंकि यहाँ पे 101 में मिलेगा प्रोडक्ट और यहाँ पे 100 एंड, ऐसा होता नहीं लेकिन पकड़ लीजिए इतना ऐसा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग कहाँ से लोगे प्रोडक्ट? कंपोजिशन वाले से। हेलो, तुम लोग कहाँ से? अरे तुमको 101 में मिल रहा है तो वहां से लोगे ना, लेकिन मैं कहाँ से लूंगा? मैं कौन? मैं B2B, मैं B2B वाला है ना, मेरा जीएसटी नंबर है। मैं कहाँ से लूंगा प्रोडक्ट? 18% देके बोलूंगा, लेकिन सर तो आपको 118 में मिलेगा। मिलने दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरी कॉस्ट कितनी है? 100, 18 का मेरे को क्या मिलेगा? आईटीसी। तो मुझे तो 100 रुपए पे पड़ा ना गुड्स। तो मैं कभी भी कंपोजिशन डीलर से माल परचेस नहीं करता। तो कंपोजिशन डीलर कौन से टाइप के सप्लाई के लिए सुटेबल है? आपके पास कोई क्लाइंट आता है और पूछता है सर मैं कंपोजिशन लूं कि नहीं लूं, तो आप क्या बोलोगे? सर आप किसको सेल करते हो? अगर आप B2B में सेल करते हो तो आपको क्या लेना चाहिए? रेगुलर स्कीम लेनी चाहिए। लेकिन आप बोलते हैं अरे सर अपना दुकान है, अपने यहाँ पे सब लोग ऐसे कस्टमर ही आते हैं, कंज्यूमर ही आता है अपने पास, मतलब आपका कम सप्लाई कौन सा है? B2C। तो B2C को ही आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए? कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन वाले से कभी भी कोई भी B2B वाला व्यवहार नहीं करता। तो कंपोजिशन स्कीम में जाने से आपका धंधा गिरता है कि नहीं? सोचो, आपका बिजनेस गिरेगा कि नहीं? गिरेगा ना, क्योंकि B2B वाला आपके पास नहीं आएगा। आपके पास हमेशा कौन से लोग आएंगे? B2C वाले, मतलब कस्टमर आएंगे। आप B2B में बिजनेस नहीं कर सकते। तो ज्यादा बिजनेस, क्वांटिटी में बिजनेस, वॉल्यूम में बिजनेस B2B में होता है कि B2C में होता है? B2B में ज्यादा बिजनेस होता है। B2C में तो एक बार आप जूते आप कितनी बार खरीदोगे? साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो हो गया B2C। लेकिन अगर आप, मैं होलसेलर हूँ ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हम दोनों का रिलेशन तो हर 15 दिन में चलते रहेगा। हर 15 दिन में मैं कंसाइनमेंट लूंगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो बड़े व्यापारियों को या B2B वालों को कंपोजिशन सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आईटीसी इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? आईटीसी। अब आपको छोटू का डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए कि इंसान छोटू कब तक रहता है। तो वो टर्नओवर से लिंक किया हुआ है। किससे लिंक किया है? टर्नओवर से। तो मैं यूजुअली यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता कंपोजिशन के ऊपर, लेकिन जो क्विकली बातें हम कर सकते हैं फटाफट कंपोजिशन के बारे में, वो हम करके खत्म कर देंगे। यहाँ पे रखा है ना साइली, ये चार्जिंग सेक्शन है। चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब यहाँ पे पहला सेक्शन 9 आएगा। ठीक है ना, पहला सेक्शन 9 आएगा। मैं एकदम एंड में जाता हूँ, 70 पे जाके देखता हूँ क्या है। ये देखिए चार्जिंग सेक्शन में उन्होंने क्या क्या बात की। ये CGST इंट्रा स्टेट पे लगता है और IGST इंटर स्टेट पे लगता है। इट हैज टू बी कलेक्टेड बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्या, अभी 2 मिनट में बात करूंगा। सेक्शन 22, सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी होता है तब हम बात करेंगे। ठीक है ना, बात हमने ऑलरेडी कर ली, उसका लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है। आप लोग ने शायद अटेंड नहीं किया होगा तो उधर से कर लेना। दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, मैंने बताया था आपको कल परसों भी। दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता क्योंकि दारू किसके पास है? अभी भी पूरी की पूरी स्टेट के पास है। इसलिए गोवा में दारू सस्ती है, महाराष्ट्र में महंगी है, गुजरात में और महंगी है। ठीक है, फिर वैल्यूएशन हम सीखेंगे। वैल्यूएशन मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या वैल्यू पे आपने सेल किया। आज मैंने जो 100 रुपीज का वैल्यू निकाल के दिखाया था आपको, वो वैल्यू। ठीक है ना सर, यहाँ पे रेट्स कौन डिफाइन करेगा? तो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट होगा। और इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? रेट्स के लिए HSN पढ़ना पड़ेगा, हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वहां पे रेट ढूंढा जाता है, पहले कोड ढूंढा जाता है और कोड के हिसाब से उसका रेट ढूंढना जाता है। और सर्विस होगा तो क्या ढूंढना पड़ता है? SAC ढूंढना पड़ता है। ठीक है, फिर इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी आया नहीं है। आएगा कब आएगा? जब काउंसिल बताएगा तब आएगा, अभी नहीं आएगा। कौन से 5 प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको आप डीजल पेट्रोल बोलते हो, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, चलो टैक्स पेएबल। कभी फॉरवर्ड चार्ज लगता है, कभी रिवर्स चार्ज लगता है। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स भरता है और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स भरता है। ये सब कुछ नॉर्मली लिखा गया है।